क्या एक 8 साल का बच्चा किसी की जान लेने का फैसला कर सकता है? यह सवाल सुनने में जितना संभव लगता है उतना है नहीं। आमतौर पर जब किसी अपराधी की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने एक वयस्क चेहरा आता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत का फर्क समझता। लेकिन अगर आरोपी की उम्र इतनी कम हो कि वह स्कूल की शुरुआत कक्षा में पढ़ने लायक हो, तब क्या बिहार के एक छोटे से लड़के गांव से जुड़ा यह मामला केवल इसलिए चर्चा में नहीं आया, इसमें कई मासूम बच्चों की मौत हुई, बल्कि इसलिए भी जांच पूरी नहीं समाज में, बल्कि इसलिए भी किसी जांच ने पूरे समाज के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर दिया। क्या असमान व्यवहार को समय रहते पहचाना जा सकता है? और अगर नहीं तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है अमन तोमर। आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी। साल 2006 बिहार के बेगूसराय जिले का एक साधारण गाँव। यहाँ की जिंदगी सामान्य थी। लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे गलियों में खेलते और कूदते थे और हर परिवार अपने रोजगार से काम करता रहता था और रोज की तरह संघर्ष में व्यस्त रहता था। लेकिन इसी दौरान गांव में छोटे बच्चों के गायब होने और उनकी मौत की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया। शुरुआत में कई तरह की आशंकाएं सामने आई। किसी ने बाहरी गिरोह पर शक किया और किसी ने अपहरण की अफवाह और विश्वास किया। जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोप गांव के ही एक नाबालिग बच्चे पर लगा। यही से एक मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। कहानी की शुरुआत गांव के लोगों के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक के बाद एक बच्चों की मौत होती जा रही थी और हर दिन घटना के बाद वही सवाल, आखिर एक कर कौन रहा है? लोगों ने अपने बच्चों को अकेले बाहर जाना भेजना बंद कर दिया। शाम होते ही गलियां खाली हो जाती थीं और अजनबी शक के घेरे में था। लेकिन कई बार सच्चाई हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। जिस चेहरे को लोग मासूम समझ रहे थे, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसी बच्चे का नाम जांच में सामने आ जाएगा। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे बयान मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। कुछ ग्रामीण ने बताया कि घटनाओं से पहले उन्होंने उस बच्चे को पीड़ित बच्चों के आसपास देखा। शुरुआत में किसी ने आखिर कोई 8 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अधिकारियों को महसूस हुआ कि वह कोई सामान्य मामला नहीं। जांच का सबसे चौंकाने वाला मोड़ जब पुलिस ने उस बच्चे से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। ना डर, ना घबराहट, ना ही अपने ऊपर लगे आरोप को लेकर कोई भी चीज। यही बात जांचकर्ताओं और सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्या यह सवाल कम उम्र की वजह से था या इसके पीछे कोई और कारण छिपा था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद की गई। विशेषज्ञों ने कई दिन तक उसके व्यवहार का अध्ययन किया। उनका ध्यान केवल आरोपों पर नहीं था बल्कि इस बात पर भी था कि एक बच्चा दुनिया को किस नज़र से देखता है। क्या उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है? क्या उसे सही और गलत का अंतर समझ में आता है? क्या उसे गलत और सही का अंतर समझ में आता है या उसके भावनात्मक विकास में कोई गंभीर समस्या थी? यही वे सवाल थे जिनका जवाब तलाशा जा रहा था। एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले ने देश भर के माता पिता के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर दिया। बच्चों के एक व्यवहार में आने वाले असमान बदलाव को हम समय रहते पहचान पाते हैं या हम उन्हें बच्चों की शरारत समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कई बार बड़े हादसे अचानक नहीं होते। उनसे पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। केवल सबूत जुटाने की नहीं थी, उससे भी बड़ा सवाल था एक ऐसे आरोपी से कैसे निपटा जाए जिसकी उम्र इतनी कम हो कि कानून उसे एक बच्चे के रूप में देखता हो। यही से एक मामला। जांच के दौरान विशेषज्ञों ने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि वह उससे अपने कार्यों के परिणाम का बोध था और क्या उसके व्यवहार के पीछे कोई मानसिक या विकास संबंधी समस्या हो सकती है। हालांकि यह बात समझना जरूरी है कि किसी भी मानसिक या व्यवहारिक समस्या का मतलब यह नहीं होता है हर व्यक्ति हिंसक बन जाएगा। ऐसे मामलों में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। के सामने केवल यह प्रश्न नहीं था कि क्या हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न था इतनी कम उम्र के बच्चे के साथ कानून कैसे व्यवहार करे। कानून बच्चों और वयस्कों के बीच अंतर करता है। इसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि जहां संभव हो सुधार और पुनरावास का अवसर देना भी है। इसी वजह से यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों का मानना था
कि समाज की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरों का कहना था कि एक बच्चा चाहे उस पर कितने भी आरोप हों, उसके मानसिक विकास और पुनर्वास की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही वह बहस थी जिसने इस मामले को कानूनी इतिहास में अलग पहचान दी। एक ऐसा मामला जिसने कई सवाल छोड़े, समय व्यतीत किया गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह हुई, लेकिन कई सवाल आज भी बिना स्पष्ट उत्तर के हैं। क्या बचपन में दिखाई देने वाला गंभीर अव्यवहारिक संकेत समय रहते पहचाना जा सकता है? क्या परिवार, स्कूल और समाज मिलकर ऐसे बच्चों की पहले मदद कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या केवल कानून पर्याप्त है या मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग भी उतने ही आवश्यक हैं? अमरजीत सदा का मामला आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसने केवल एक अपराध की कहानी नहीं सुनाई, इसने हमें आईना दिखाया। एक ऐसा आईना जिसमें कानून, परिवार, शिक्षा व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य सभी की भूमिका दिखाई देती है। हर बच्चा जो असमान व्यवहार करता है वह अपराधी नहीं बनता, लेकिन किसी बच्चे में लगातार हिंसक, निर्दयी या चिंताजनक व्यवहार दिखाई दे तो उसे शरारत कहकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर विशेषज्ञों की मदद, परिवार का सहयोग और सही हस्तक्षेप कई जिंदगियां बदल सकता है। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, अपराध रोकने की शुरुआत अदालत से नहीं बल्कि समाज की जागरूकता से होती है। अगर आपको ऐसी तथ्यात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।